उत्तराखंड मुझे लगता है गेम में धीरे धीरे नीचे ही जाता जा रहा है और हमारे जो एथलीट्स का पोटेंशियल है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है। क्यों? आप एक प्लेयर को अगर एक ही फेडरेशन से खिलाओगे, ये तो ऐसा हो गया कि आपने एक घोड़े को एक यार्ड में बांध दिया, वो ग्रो कैसे करेगा जब तक वो दूसरी फेडरेशन से खेलेगा नहीं, दूसरी फेडरेशन पे जाके गेम देखेगा नहीं। और ये ऐसा सवाल है जिसकी बात कोई करता नहीं है। जब उसमें पोटेंशियल है दूसरी जगह से पैसा अर्न करने का, जिसपे वो इतना मेहनत लगा रहा है, इतना पैसा लगा रहा है, इतना टाइम लगा रहा है, इतनी एनर्जी लगा रहा है, तो वो दूसरी फेडरेशन से क्यों ना खेले? यही तो ये यहाँ पे माफिया लोग बैठे हुए हैं, गेम को बिजनेस ही बना दिया है। एथलीट अपने जान की बाजी लगा के खेल रहा है, अगर इंजर्ड है तब भी खेल रहा है, उसकी उसमें जान भी जा सकती है, लेकिन खेल रहा है क्योंकि उसको अंदर पैशन इतना है। लेकिन नहीं, लोगों की जेब कट रही है अगर वो दूसरी फेडरेशन से खेलने की परमिशन देते हैं तो। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन। और आज हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ भैया, जो कि को फाउंडर हैं राल्स न्यूट्रिशन कंपनी के और प्रेसिडेंट हैं पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ऑफ यूथ के। और फरीद भी अभी पार्टनर हैं, बट वो आज किसी पर्सनल रीज़न की वजह से आ नहीं पाए। तो वेलकम भैया ऑन बलविंदर टॉक शो। First of all, I would like to thank Mr. Balvinder Bhai who invited me on his talk show, and I wish him all the very best for the work he is doing. He is doing a fabulous work, and I wish him great success in the future. तो भैया कंपनीज पे बात करने से पहले आप अपने फिटनेस की जो जर्नी है, जो आपका पैशन है, उसके बारे में बताओ। कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? अगर हम शुरुआत की बात करें तो हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, काफ़ी पुरानी बात है। आई वॉज इन 8th क्लास, आई वॉज प्रॉब्ली 108 kg एट दैट टाइम। स्कूल के इन्वायरमेंट में लगता था कि जो बच्चे होते हैं बोलते थे कि लड़का कैसा है, मोटा है, ये है वो है। तो उस टाइम पे एट दैट पार्ट ऑफ टाइम आई थॉट ऑफ चेंजिंग माई सेल्फ, आई थॉट ऑफ ज्वाइनिंग जिम। बिल्कुल ही अनअवेयर था उस वक्त कि कैसा करना है, कैसे नहीं होना है। बस मैंने कुछ नहीं कहा, ऊपर वाले का नाम लेके जिम ज्वाइन कर लिया। जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो आई स्टार्टेड विद कार्डियो। तो मैंने लगभग 7-8 महीने जिम करी, वहाँ पे एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज करके आई ड्रॉप माई वेट टू 68 kg। तो जब मैं इतना वेट लूज़ करके जब मैं वापस स्कूल गया तो एवरीबडी वॉज शॉक्ड। तो काफ़ी लोगों ने तो पहचानने से ही मना कर दिया कि आसिफ भी है। इस तरह से मेरी फिटनेस की जर्नी शुरू हुई। तो जैसे भी आपने कहा कि बच्चे चिढ़ा देते हैं, तो किसी लड़की ने कभी कुछ बोला इस बारे में, या आपने किसी को कुछ कहा हो? नहीं नहीं। ठीक, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है ना। तो कॉलेज में जब मैंने मिस्टर मस्कुलर ऑफ DIT खेला और पार्टिसिपेट किया उसमें, और मैं पुशअप्स में तो मैं जीत गया था, लेकिन पावर लिफ्टिंग में मेरे साथ पॉलिटिक्स हो गई। तो बेसिकली उस वक्त अच्छा नहीं लगा मेरे को। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा अट्रैक्ट कर रही थी उस वक्त, और मुझे मेरे पैशन को और बूस्ट कर रही थी कि मेरे को अटेंशन मिलने लगी कॉलेज में। आप कह सकते हो लड़कियों की तरफ से या फिर लड़कों की तरफ से भी इंस्पायर करने के लिए। बट यहाँ पे आप लड़कियों वाला हाईलाइट करो ना, कि लड़कियों से कैसी आपको टेंशन मिली। तो यार स्टार्टिंग में जो भी जिम जाते हैं तो यही एक मोटो रहता है कि एक गर्लफ्रेंड बन जाए और थोड़ी सी बॉडी बन जाए। तो उस टाइम भी यही था कि 1-2 गर्लफ्रेंड बन जाए और थोड़ी बॉडी बन जाए। तो उसी से थोड़ा जब अटेंशन मिलने लगी तो और ज़्यादा एक्सरसाइज वर्कआउट की तरफ बूस्टअप होते रहे। तो इस जर्नी में कोई सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ किए थे आपने? नहीं, इस टाइम तो स्कूल में थे, इस टाइम तो कोई सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ नहीं किए, पर पता था कि सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं। अपनी एजुकेशन नहीं थी हमें कि सप्लीमेंट्स वगैरह किस तरह यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, कौन से यूज़ करने हैं, कुछ नहीं पता था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे जब फिटनेस में आ गए तो धीरे धीरे हमने जब चेंज करना शुरू किया, रियलाइज़ किया कि इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो भैया कंपनी की बात करते हैं, सेटअप कैसे गया कंपनी का? तो जब स्कूल में थे 9, 10, 11, 12 हमने स्कूल में की, वहीं पे एक्सरसाइज करते रहे। फिटनेस में तो आ ही गए थे। जब कॉलेज में गए तो कॉलेज में भी हमने 1-2 कंपटीशन खेले। कॉलेज में एक मिस्टर मस्कुलर ऑफ DIT करके कंपटीशन होने लगा था। तो तब जाके वहाँ पे मैंने देख लिया था कि फ़िटनेस की काफ़ी नॉलेज हो गई थी। एजुकेशन वीडियोज़ देखते थे फिटनेस की। वहाँ पे थोड़ा आइडिया आ गया था कि हाँ, हम अपना एक ब्रांड एक स्टार्टअप के रूप में खोल सकते हैं। चले ना चले वो बात की बात है, लेकिन कोशिश करना तो हमारे हाथ में है। तो वहाँ से थोड़ा सा माइंड बन गया था, बैक ऑफ द माइंड में आ गया था कि ये सब चीज़ हम कर सकते हैं। तो वहीं से एक कंपनी स्टार्टअप का जर्नी शुरू हुई थी। तो इसमें डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत आती हैं। अगर हम देखें कोई मिडिल क्लास घर से अगर कोई कंपनी खोलना चाहे तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो वो डिफ़िकल्टीज़ भी आई होंगी। जब कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज द हार्डेस्ट। तो वो ऑब्वियसली टफ था। जब एजुकेशन ली तो कोशिश भी करी। कोशिश करते करते रियलाइज़ हुआ कि रजिस्ट्रेशन भी कराना है कंपनी का प्रमोशन भी करना है, वीडियोस भी बनानी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी चाहिए हमें, और आपको रिटेलर्स भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ थी। स्टार्टिंग में कोई लेने के लिए भी तैयार नहीं था। तो धीरे धीरे करके हमने कोशिश करते गए और हम आगे बढ़ते रहे धीरे धीरे, और अभी भी कुछ सीख ही रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं।
तो जैसे अभी इतनी बड़ी कंपनी स्टैब्लिश की है तो उसमें नेटवर्क्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो कैसे आपने वो नेटवर्क्स बनाए? क्योंकि अगर कोई व्यूवर जो देख रहा है मिडिल क्लास है सब, और उसने सोचा है कि मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करूँगा, तो वो क्या ऐसे की पॉइंट्स पे ध्यान दे, कैसे नेटवर्क बनाए, कैसे लोगों से बात करे, एथलीट से बात करे? स्टार्टिंग में तो यही था कि आप अपना रजिस्ट्रेशन, जो आपका एफएसएसआई अप्रूवल कंपनी है वो उसका रजिस्ट्रेशन करवा लें। हमने धीरे धीरे करके एफएसएसआई अप्रूव करवाया अपना ब्रांड, नेटवर्क्स बनाए लोगों से मिल मिल के। हम रिटेलर्स के पास गए, होलसेलर्स के पास गए, उनसे अपना ब्रांड सबसे पहले अपना प्रमोशन करना शुरू किया। तो जब हम उन्होंने प्रमोशन की वीडियोस दिखाई उन्हें, तो उनको भी, जो नए नए रिटेलर्स थे, उनको इंटरेस्ट आने लगा। इसी दौरान हमारी मुलाकात एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी से हो गई, मिस्टर अमित छेत्री जी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमारा अपना हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन हमने लॉन्च किया था। तो हमने उन्हें अपने पूरी कंपनी का सिनेरियो जो भी था सब समझाया। तो हमने बताया कि उन्हें कि हमने हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन से स्टार्ट किया है। तो वो बड़े इंप्रेस हुए कि इस नया स्टार्टअप है और हाइड्रोलाइज प्रोटीन है। तो उन्होंने ऑडियंस से कनेक्ट किया। हमारी फर्स्ट प्रमोशन वीडियो में हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन के बारे में बताया लोगों को, जो कि एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होती है वे प्रोटीन। तो उस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। तो चलो, आपका फिटनेस पैशन था और पावर लिफ्टिंग भी ठीक है, न्यूरोस्यूटिकल्स आपने किया, सप्लीमेंट्स बनाए, ये फार्मास्यूटिकल्स कैसे बीच में आया? उसका बताओ, वो समझ में नहीं आया मुझे थोड़ा। अच्छा, तो इसका दिखाओ पहले आप। ये ये इसकी भी बहुत दिलचस्प कहानी है एक, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये हमारा सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है, रैल्स का स्टैग। इसको हम कह सकते हैं कि एक वॉ प्रोडक्ट्स है। जी बिल्कुल। और एक ये है हमारा बहुत ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट, पेंटाडेक डीएसआर। तो इसकी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड कहानी है। तो जब हम न्यूट्रास्यूटिकल्स में थे, अच्छा खासा ग्रो कर रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तो उस वक्त एकदम से बहुत शॉकिंग चीज़ हम पूरी दुनिया के लिए सामने आई, वो थी कोविड-19। तो जब कोविड-19 आ गया, तो उस वक्त हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट था वहाँ पे हमारा बॉन्ड पहले से ही साइन था। उस टाइम हमारी पेमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा फंसी हुई थी। तो उस वक्त काफ़ी हमारा मार्केट में कंज्यूमर नहीं था, तो बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो गया माइंड की यार अब क्या करें, पेमेंट फंसी हुई है, मार्केट में कंज्यूमर नहीं है, तो ऑलरेडी बॉन्ड साइंड है, तो क्या करें हम। हमने क्या किया, न्यूट्रास्यूटिकल्स को अपने फार्मास्यूटिकल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि हमारी एडवांस पेमेंट पहले वहीं पे थी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे फंसी हुई थी। तो कंज्यूमर हमारे पास न्यूट्रास्यूटिकल्स का था नहीं, किसी के पास भी नहीं था। तो हमने अपने न्यूट्रास्यूटिकल्स को फार्मास्यूटिकल्स में कन्वर्ट करके फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और वहीं से मार्केट का शुरू। अभी प्रेजेंट टाइम दोनों चीज़ें कंटिन्यू चल रही हैं। आप ये कह सकते हैं कि हमने मजबूरी में शुरू किया था और अब करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो अब जो है हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स प्लस फार्मास्यूटिकल्स दोनों बहुत अच्छे चल रहा है और धीरे धीरे सीख रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। और इसके साथ फिर हमारे यहाँ के सबसे फेमस पर्सनैलिटी, जो हम कह दें उत्तराखंड की फेमस पर्सनैलिटी की बात करें, मिस्टर तेजिंदर सिंह, तो भैया से कैसे मुलाकात हुई आपकी? हाँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो उस वक्त जब मैंने अपना वेट लूज़ कर लिया था लगभग 68 केजी, तो बड़ा भाई उस वक्त बुल्स जिम जाने लगा। तो मैंने भी सोचा यार बुल्स जिम उस टाइम, अभी भी वैसे हमेशा ही रहेगा, उस टाइम बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में था। वो एक ब्रांड है अगर हम बात करें तो। ऑब्वियसली अभी भी है और रहेगा। वो जितने एथलीट बुल जिम ने निकाले, मुझे नहीं लगता ऑल इंडिया किसी ने कोई जिम ने निकाले होंगे। तो बुल जिम एक अपना ही एक नाम ही बहुत है। तो उस वक्त हम एक्सरसाइज करने लगे, वर्कआउट वहाँ पर करने लगे बुल जिम में। तो वहाँ तेजिंदर भैया से मुलाकात हुई। तेजिंदर भैया से मुलाकात हुई तो तेजिंदर भैया को देख के एक अलग ही मोटिवेशन आता है, उनके साथ वर्कआउट करने का अलग ही मोटिवेशन है। अगर कोई सिर्फ फिटनेस के लिए भी जा रहा है ना, फिटनेस के लिए, तो उनके साथ उनको देख के ही चेंज हो जाएगा कि यार मुझे बॉडी बिल्डिंग में आना है। उनका माइंडसेट तो बदल जाता है हाँ, उनको उनका देख के। माइंडसेट बदल जाता है बिल्कुल। तो तेजिंदर भैया को देख के बहुत मोटिवेशन मिला। तेजिंदर भैया के साथ वर्कआउट किया हमने, तेजिंदर भैया से सीखा और आज भी सीख रहे हैं। और वो बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है, बहुत ही डाउन टू अर्थ। उनको देख देख के ही, उनसे सीख सीख के ही ग्रो कर रहे हैं। आपकी जो भी पावर लिफ्टिंग फेडरेशन है उसके बारे में बताओ, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो 3-4 फेडरेशंस हैं नेशनल लेवल पे भी जो अच्छे से कर रही हैं, तो अपनी फेडरेशन बनाने का कैसे हुआ आपका? मैंने आपको बताया हमारी फिटनेस जर्नी रही 8 क्लास से लेकर अब तक चलती ही जा रही है। तो हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा था। तो एक बार मैंने कहीं पर जाके एक पावर लिफ्टिंग का शो देख लिया था। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मुझे कोई चीज़ दिखती है तो ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ पे मैंने देखा कि उस शो में काफ़ी पॉलिटिक्स थी, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो रही थी, जो कि मुझे सही नहीं लगा। यहाँ पे पॉलिटिक्स को थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो भी आप?
कि कैसे पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स में आप बोल सकते हो कि जैसे कि जो कि फेडरेशन से जुड़े हुए लड़के होते हैं, जो वॉलेंटियर्स होते हैं, या फिर जो फेडरेशन के जो ओनर होते हैं, या फिर जो सेक्रेटरी होते हैं, उनके खुद के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कम वेट कैटेगरी में खिलवा देना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि किसी का वेट अगर 85 केजी है, तो उनको 83 केजी में खिलवा देना, ऐसे करके पॉलिटिक्स चल रही थी। और जो अच्छी लिफ्ट थी, उनकी अच्छी लिफ्ट लड़कों की जो बाहर के थे या फिर उनके स्टूडेंट्स नहीं थे, उनकी लिफ्ट कैंसिल कर देना। तो इस तरह की पॉलिटिक्स चल रही थी। तो उस टाइम मेरे को दिमाग में था कि यार ये सब चीज़ें तो मैं भी कर सकता हूँ और काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। ईयर 2021 में हमने अपना फर्स्ट शो करवाया, विच इज़ टोटली स्पॉन्सर्ड बाय अस, रैल्स न्यूट्रिशन। तो हमने फर्स्ट शो करवाया उस वक्त, तो हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला उससे। अक्रॉस 150 एथलीट्स हमारे साथ जुड़ गए उस शो में। हमारे शो में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड आए, मिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी। बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस था, बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिले हमें और बहुत अच्छे लोग जुड़े, और जो कि अभी तक जुड़े हुए हैं। तो वहीं से धीरे धीरे करके हम शोज़ कराते गए। धीरे धीरे हम अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, देहरादून हो गया, रुड़की हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड से बाहर हो गया, तो हम शोज़ कराते गए, लोग जुड़ते गए। तो वहीं से एक छोटा सा आइडिया आया कि यार अब अपनी एक फेडरेशन होनी चाहिए जो पावर लिफ्टिंग एंड आर्म रेसलिंग कराए। तो वहीं से हमने पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ऑफ यूथ की जर्नी स्टार्ट की। इस फेडरेशन में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस फेडरेशन में जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से फेडरेशन बनी है? जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली जो पहला पर्सन था जो मेरे साथ जुड़ा था इस फेडरेशन में, वो अमन है, मोहम्मद अमन नाम है उनका। और उसके साथ मिलके मैंने, मेरे बड़े भाई ने, फरीद ने और अमन ने ही स्टार्ट की थी इस फेडरेशन, विच इज़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ऑफ यूथ, शॉर्ट फॉर्म में हम प्ले बोलते हैं। तो हमने इस फेडरेशन से एक पहला गेम कराया, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोगों ने कहा कि भैया आप और गेम करा सकते हैं इस फेडरेशन से, क्योंकि अब आपको पता है एथलीट जो है जुड़े हुए हैं दूसरी फेडरेशन से। तो मैं देखता हूँ कि एथलीट मेहनत बहुत करता है, पर एथलीट को इतना रिस्पॉन्स, इतना रिजल्ट दूसरी फेडरेशन से नहीं मिलता। जी आप सही कह रहे हैं, नहीं मिलता। तो मैं आप बता रहा था आपको, मोहम्मद अमन जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इस्माइल जुड़े हुए हैं, मिस्टर बलविंदर जुड़े हुए हैं, मिस्टर फरीद कुरैशी जो को फाउंडर है इसके, वो हैं, मैं हूँ, और भी अच्छे अच्छे एथलीट हैं जो जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं। तो भाई यहीं पे एक क्वेश्चन, क्योंकि और भी फेडरेशंस हैं, तो जो एथलीट्स हैं उनको क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं कि वो आपकी फेडरेशन में आके खेलें? फेडरेशन जो है, आपको बेसिकली जो आप देखोगे जितनी भी फेडरेशंस हैं, वो बेसिकली क्या करती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उन्हीं एथलीट्स को प्रमोट करती है और उन्हीं एथलीट्स को रखती है अपने पास, वो किसी दूसरी फेडरेशन में नहीं जाने देती। तो बेसिकली ये एक, मुझे एक इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आया कि अगर कोई एथलीट है, वो खेलना चाहता है, वो अपनी पोटेंशियल चेक करना चाहता है, तो वो सिर्फ एक फेडरेशन से क्यों खेले। तो इसलिए मैंने जो ये फेडरेशन बनाई है, तो इस फेडरेशन में बेसिकली ये है कि आप किसी भी फेडरेशन के हो, आपके पास कोई बैरियर नहीं होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही फेडरेशन से खेलें। आप अगर मेरी फेडरेशन से हो, आप दूसरी फेडरेशन से भी खेल सकते हो, और अगर आप दूसरी फेडरेशन से हैं तो आप मेरी फेडरेशन से भी खेल सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है हमारी फेडरेशन का कि इसे बेसिकली राज न्यूट्रिशन स्पॉन्सर करता है। तो जो हमारे एथलीट्स जो जीत के जाते हैं, उनको हम 2-3 महीने की सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो एक्चुअली एक स्पॉन्सरशिप ही हो गई। तो अब हम कोशिश करेंगे फ्यूचर में जो हमारे एथलीट्स जीतें, वो फ्यूचर में आपको बाय एग्रीमेंट जो हो स्पॉन्सरशिप हम उनको प्रोवाइड करें, जिससे बेसिकली एक कुछ ना हो तो एथलीट की हेल्प ही हो जाती है कि 2-3 महीने का जो उसका जो खर्चा होता है सप्लीमेंट का, वो तो बच ही जाता है। तो भैया यहीं पे फेडरेशन के फ्यूचर गोल्स के बारे में बताओ आप। बेसिकली फेडरेशन के जो हमारे गोल्स यही हैं कि जो भी हमारे एथलीट जुड़े हुए हैं हमारे साथ या फिर और जुड़ने चाहते हैं, और जो इससे जुड़ के विनर्स जो बनेंगे, तो हम उनको 2-3 महीने की सप्लीमेंट स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कराएं, और भी जो हमारे से हो सकता है अपार्ट फ्रॉम द कैश प्राइस, उनको सम्मानित और अच्छे से अच्छे देने की पूरी कोशिश करें। अभी एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ पिछले 30 दिन से लगभग। तो अभी मैं एक नेशनल स्ट्रॉन्गमैन चैम्पियनशिप की प्लानिंग कर रहा हूँ, जिससे कि मेरे को लगता है कि हमारी फेडरेशन को एक बहुत ही अच्छा बूस्ट मिलेगा, जिसमें हमने सिलेक्शंस तो लगभग काफ़ी लड़कों के और लड़कियों के कर लिए हैं। तो जो प्लानिंग चल रही है, आउट ऑफ उत्तराखंड कराने की सोच रहे हैं। मेरा अनुमान ये कहता है कि इस गेम से इस फेडरेशन को प्लस जो एथलीट विनर्स हैं उनको हम अच्छे से अच्छा देने की पूरी कोशिश करें। तो आपने स्ट्रॉन्ग मैन चैम्पियनशिप की बात की, तो उसमें कौन कौन से इवेंट्स होंगे, उसको थोड़ा हाईलाइट करके बताओ। स्ट्रॉन्गमैन चैम्पियनशिप में बेसिकली हमारा बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स तो हो गई। तो हम और भी इवेंट्स जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, फॉर एग्जांपल फार्मर वॉक्स हो गई,
तो ये सब चीज़ें भी हम ऐड करेंगे। प्लस आजकल आपको पता है आर्म रेसलिंग कितना ट्रेंड में है, तो आर्म रेसलिंग को हम और ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी प्लानिंग ये है कि आर्म रेसलिंग को हम, जो कि अभी जो चल रहा है, मैं नाम नहीं लूँगा शो का, उससे ऊपर लेवल पे लेके जाए। करंट एक एसोसिएशन इंडिया में आर्म रेसलिंग को एक लेवल पे लेके जा चुकी है और उसने एथलीट्स को कवर अप भी किया है, और कहीं ना कहीं बाउंडेशंस भी हैं कि वो एथलीट्स और अदर गेम्स को प्रमोट नहीं करेंगे। तो आप इसको एक अलग लेवल पे कैसे लेके जाओगे? ये आपके इस सवाल में ही आपका जवाब है। मेरा जो जवाब रहेगा ये होगा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो एथलीट्स को बाउंडेशन में रखा हुआ है फेडरेशंस ने, वी आर नॉट लाइक दैट। वी आर ओपन हाउस, कि हमारी फेडरेशन में कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है। यार एक चीज़ तो मुझे समझ में ही नहीं आती सच्ची में, क्या हमारे पास उत्तराखंड पे इतने अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं, इतने अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ऐसा कोई स्टेट होगा कि इतने, अगर एक दो स्टेट को छोड़ दो, कि इतने बेहतरीन, इतने पोटेंशियल वाले एथलीट्स हो वहाँ पर। क्या कर दिया हमने गेम को। उत्तराखंड मुझे लगता है गेम में धीरे धीरे नीचे ही जाता जा रहा है, और हमारे जो एथलीट्स का पोटेंशियल है वो रिकग्नाइज नहीं हो पा रहा है। क्यों? आप एक प्लेयर को अगर एक ही फेडरेशन से खिलाओगे, ये तो ऐसा हो गया कि आपने एक घोड़े को एक यार्ड में बांध दिया, वो तो केवल उसी यार्ड की ग्रास टेस्ट कर पाएगा। वो ग्रो कैसे करेगा जब तक वो दूसरी फेडरेशन से खेलेगा नहीं, दूसरी फेडरेशन पे जाके गेम देखेगा नहीं। वो बात अलग है कि वो फेडरेशन और दूसरी फेडरेशन वाला कैसा गेम करा रहा है, अच्छा बुरा, वो बात अलग है, उसको छोड़ दो आप। लेकिन अगर आप एक ही फेडरेशन से एक प्लेयर को खिलाओगे तो वो ग्रो कैसे करेगा, सीखेगा कैसे, सिखाएगा कैसे, डिफरेंट लोगों से मिलेगा कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि हमारा एथलीट ऑल इंडिया घूमे, अलग अलग जगह से खेले। और ये ऐसा सवाल है जिसकी बात कोई करता नहीं है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि फेडरेशन से खिलाएंगे, एक ही फेडरेशन से स्पॉन्सर करेंगे, एक ही फेडरेशन से प्राइज देंगे। ऐसा क्यों? जब उसमें पोटेंशियल है दूसरी जगह से पैसा अर्न करने का, जिसपे वो इतना मेहनत लगा रहा है, इतना पैसा लगा रहा है, इतना टाइम लगा रहा है, इतनी एनर्जी लगा रहा है, तो वो दूसरी फेडरेशन से क्यों ना खेले। तो ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। अब मैं उत्तराखंड की बात करूँ या फिर नेशनल लेवल की बात करूँ, ये तो मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ कि सिर्फ एक एथलीट एक ही फेडरेशन से खेले। मैं तो चाहता हूँ कि एक एथलीट हर जगह से खेल के देखे, जहाँ से उसको समझ में आए कि यहाँ से अच्छा होता है, यहाँ से मेरे समझ से बाहर है, तो वहाँ से वो आप एथलीट पे छोड़ दो ना। वो आप अपने आप पर क्यों ले रहे हो कि मैं, ये मेरा लड़का है या फिर ये मेरा स्टूडेंट है, ये यहीं से खेलेगा। ऐसा क्यों? जब तक वो 4 जगह जाएगा नहीं, घूमेगा नहीं, देखेगा नहीं, खेलेगा नहीं, तो तब तक वो ग्रो कैसे करेगा। इंपॉर्टेंट तो एथलीट का पैसा कमाना है ना। जब वो इतना टाइम एनर्जी लगा रहा है, तो इंपॉर्टेंट यही है कि एथलीट को आप दूसरी जगह खेलने दें ताकि वो अपना पोटेंशियल हर जगह चेक कर सके। लेकिन नहीं, हमें तो एक ही जगह से खिलाना है, हमें तो एक ही जगह रखना है अपना लड़का। तो ये चीज़ तो मैं बिल्कुल ही डिस्करेज करूँगा और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। और मैं सारे एथलीट से बल्कि रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप किसी की बात ना सुने। आप अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो आप किसी की बात ना सुने। जहाँ से आपको समझ में आए, जहाँ से आपको स्पॉन्सरशिप अच्छी मिलती है, जहाँ से आपको कैश प्राइज अच्छा मिलता है, जहाँ से आपको लग रहा है कि आपको रिस्पेक्ट अच्छी मिल रही है, तो आप वहाँ पे जाके ट्राई करें, खेलें। मैं नहीं कह रहा कि वहाँ पे जाके बन जाए आप खेलें, सीखें और दूसरों को सिखाएं भी। तो ये मेरा मेरी फेडरेशन का उद्देश्य यही है, और मैं हमेशा इस चीज़ को बोलता रहूँगा। इस बात के बाद मुझे पता है काफ़ी लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, बट आई डोंट केयर, क्योंकि मैंने किसी को कुछ देना है, ना मैंने किसी से कुछ लेना है। इस बारे में कोई बात नहीं करता है, मुझे पता है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। तो ये एथलीट की, क्योंकि मैं एथलीट की भलाई चाहता हूँ, और एथलीट की भलाई इसी में है कि वो हर जगह खेले, हर जगह से अर्न करे, रिस्पेक्ट भी, पैसा भी, जब वो इतना सब कुछ लगा रहा है। तो अभी आपने कहा कि वो पैसा अर्न करे, पर वो अर्न करेगा कहाँ से? क्योंकि अगर हम पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, इन गेम्स की बात करें, किसी भी कोई भी स्पोर्ट्स हो, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है और एथलीट्स के पास कमाने का कोई जरिया है नहीं, तो करेगा कहाँ से? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, यही तो ये यहाँ पे माफिया लोग बैठे हुए हैं। ये आप एक गेम में भी आप इसको माफिया समझ हैं। माफिया लोग बैठे हुए हैं जो एथलीट को ग्रो नहीं करने दे रहे हैं। अब हम ऐसे देख सकते हैं कि गेम को एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल लेके चल रहे हों। एब्सोल्युटली, गेम को बिजनेस ही बना दिया है। वो एथलीट अपने जान की बाजी लगा के खेल रहा है, अगर इंजर्ड है तब भी खेल रहा है, उसकी उसमें जान भी जा सकती है, लेकिन खेल रहा है क्योंकि उसको अंदर पैशन इतना है। लेकिन नहीं, लोगों की जेब कट रही है अगर वो दूसरी फेडरेशन से खेलने की परमिशन देते हैं। तो मैं एथलीट्स से कह रहा हूँ, एथलीट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप किसी की बात ना सुने, जहाँ आपको समझ में आ रहा है वहाँ आप खेलें, और आप ऑब्जर्व करें कहाँ पे आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, कहाँ पे आपकी वैल्यू हो रही है। क्योंकि आप एक प्रीशियस डायमंड है एथलीट, जितना टाइम और एनर्जी वो लगाता है, मेरी नज़र में एक एथलीट प्रीशियस डायमंड है। अगर उसके बावजूद भी अगर उसे एक ही यार्ड में बांध दिया जाएगा तो ग्रो कैसे करेगा, कैसे वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा। हमारा तो मेन मोटो ही अपने एथलीट्स को इंटरनेशनल लेवल पे ले आने का। वो बात अलग है, अभी हम छोटे लेवल पे हैं, लेकिन इन फ्यूचर
हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने एथलीट्स को हम इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाएं, पर यहाँ पे माफिया बैठे हुए हैं, वो इन सब चीज़ से रोक रहे हैं। तो इन सब चीज़ के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ और मैं सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहूँगा और बोलता रहूँगा एथलीट्स के लिए। अब मैं नाम लेके भी बता सकता हूँ, इनफैक्ट हमारे लोकलाइट में ही है, हमारे उत्तराखंड में ही है, इतने बेहतरीन एथलीट्स हैं, ऑल इंडिया में उनका कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं, चाहे स्टेज पे करके कंपैरिजन कर लो, लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहे। क्यों? रीज़न क्या है उसका रीज़न यही है कि ऊपर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, मैं किसी का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ हैं जो बैठे हुए हैं, कुछ अच्छे भी ऐसे नहीं, मैं सबको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ लोगों को कर रहा हूँ जो ऐसे बैठे हुए हैं जो एथलीट का ऊपर जाना पसंद नहीं कर रहे क्योंकि उनकी उससे जेब कट रही है। तो ये एक बिजनेस मॉड्यूल बना दिया है इस गेम को, जो कि जिसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, बोलता रहूँगा। जैसे कि मैंने कहा, ना मुझे किसी से कुछ लेना है, ना मुझे किसी को कुछ देना है। हाँ, एथलीट के लिए अगर देने की बात आई तो मैं उससे मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। तो मैं नाम तो मैं किसी का नहीं लूँगा कि कौन कौन है, लेकिन जो देखने वाले हैं सबको पता है कि कौन कौन है और मैं किनके साथ खड़ा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सपोर्ट तो गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है बिल्कुल भी। सर गवर्नमेंट तो बस, मैं भाई बलविंदर मैं आपको क्या बताऊँ कि गवर्नमेंट तो हर जगह पॉलिटिक्स है, पर यह है कि कुछ कुछ एथलीट्स को करती भी है, कुछ कुछ एथलीट्स को नहीं करती है, पर मैक्सिमम हम देखते हैं कि जो एथलीट्स है अपनी जेब से ही खर्च करके आगे बढ़ते हैं, अपनी जेब से ही खर्च करके हर टाइम, एनर्जी एंड मनी हर जगह लगाते हैं। तो एक तरह से हमें गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि हमारे जो जितने भी एथलीट्स हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 घंटा जिम में देते हैं, चाहे वो कोई सा भी गेम हो, पावर लिफ्टिंग हो, आर्म रेसलिंग हो, या फिर कोई सा भी हो, उनका सपोर्ट करें, इसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। पर यह है कि कुछ कुछ एथलीट ऐसे भी हैं जिनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा है और वो आगे भी पहुँचे हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारे स्पोर्ट्स के लिए कितना बजट निकलता है, बहुत कम, और वो पहुँचता भी मतलब एथलीट पे बहुत ही कम है। तो एक तरफ से जैसे हमें पता है कितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं हमारे आसपास, देख लो, चाहे रोड को देख लो, चाहे बसेस को देख लो, चाहे ब्रिजेस देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी देख लो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि हमारे एथलीट को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाए, जिसकी वजह से तो गवर्नमेंट इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे। वैसे मैं मेरे को पूरी उम्मीद लगाता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी गवर्नमेंट है हमारी, कि वो एथलीट की तरफ और भी ज़्यादा थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देगी। तो यहाँ पे भैया पॉडकास्ट को एंड करते हैं, और लास्ट में आप व्यूवर्स को और एथलीट्स को कोई मैसेज देना चाहें? तो सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, और व्यूअर्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा शो हो रहा है अब, जो स्पॉन्सर्ड बाय राल्स न्यूट्रिशन और पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ऑफ यूथ करवा रहा है नेशनल लेवल पर। जहाँ भी होगा, जैसे भी होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन पेज पे आ जाएगी, आप एक बार चेकआउट ज़रूर कर लें। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक बार फेडरेशन को भूल के, सारी फेडरेशन को भूल के, एक बार आप गेम आप भली खेलें ना आगे, एक बार देखें कि किस लेवल का शो हो रहा है, दूसरे फेडरेशन वाले किस तरह करवा रहे हैं। दिस इज़ ओपन फॉर एवरीबडी, कोई भी आके खेल सकता है, पार्ट ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। और हम कोशिश करेंगे कि जो अब तक सम्मानित नहीं किया गया एथलीट्स को, जिस अमाउंट से या फिर जिस रिस्पेक्ट से, हम उस अमाउंट से और उस रिस्पेक्ट से एथलीट को सम्मानित करें, और पूरी कोशिश करेंगे कि इस नेशनल लेवल के गेम को इस तरह करवाएं कि हमारा फ्यूचर इंटरनेशनल लेवल पे भी हो जाए। राल्स का और प्ले जो फेडरेशन है उसका पेज डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, और बाकी सभी व्यूअर्स का थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू बलविंदर।